हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। आप लोगों ने हमको जहां तक उम्मीद है कि पिछला वीडियो देख लिया होगा। अगर आप लोग वो वीडियो देख करके इसको देखते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कारण क्या है कि वो सिर्फ आप लोगों के लिए इस पाठ का परिचय था। ठीक है, आप लोगों को कल बताए थे कि इस पाठ का जो अगला लेक्चर होगा अगले पार्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को इस पाठ की अगली जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्या किए थे कि ये जो पिछला पार्ट था इसमें हम लोग जाने थे कि जो फ्रांस की क्रांति थी वह शुरू हुई थी 1789 ईस्वी में, है ना। तो उसकी आगे की घटनाओं को यानी कि पूर्ण रूप से विस्तार से इस पाठ में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इस पाठ की घटनाओं को। देखिए उसमें क्या था कि जो फ्रांस की क्रांति थी उस समय क्या था कि जब ये फ्रांस राजतंत्र था, फ्रांस में राजाओं का शासन चलता था और वो पूरी जो फ्रांस थी एक ही राजा के कब्जे में था और वो था लुई 16वां। इससे होने वाला क्या था कि लुई 16वां से पहले भी उस जनजाति के जो लुई 16वां था वो बुर्बो जनजाति का राजवंश का था। ठीक है, और उस जनजाति के यानी कि उस राजवंश का और भी शासक जो थे जो फ्रांस पर पहले से शासन कर चुके थे। और उसके बाद क्या हुआ था कि वो अनेक प्रकार की लड़ाई लड़े थे, जिसके वजह से जब लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा तो उसका राजगद्दी पूर्ण रूप जब बैठा तो उसका जो राजकोष था वह पूर्ण रूप से खाली पाया गया। इससे क्या हुआ कि जो लुई 16वां था उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव बढ़ना शुरू हो गया। इसमें क्या था कि अपने जो शानो शौकत वाला जो महल था उसे भी सजाना था और अपने लोगों की खर्चा भी देखना था और पूरे अपने जो सेनाएं थी जो प्रशासन थे उन सबको चलाना था। इसमें लुई 16वां के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अनेक प्रकार की जो करें थी उन सबको दिन प्रतिदिन बढ़ाता गया, जिससे क्या हुआ कि फ्रांस के लोग इससे उबार करके यानी कि इससे परेशान होकर के लुई 16वें के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। चलिए इसको घटनाओं को हम लोग लाइन से जानते हैं सीरियल वाइज से। देखिए क्या हुआ कि सन 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन था। जिस समय वो गद्दी पे बैठा उस समय वह केवल 20 वर्ष का था। ठीक है, यानी कि जो लुई 16वां जब गद्दी पे बैठा तो उसकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष की थी। उसकी जो शादी था, देखिए जो लुई 16वां था उसका विवाह ऑस्ट्रिया की महारानी राजकुमारी या महारानी की जो लड़की थी राजकुमारी, इनका विवाह मैरी एंतोइनेट, ठीक है, मैरी एंतोइनेट से हुआ था, है ना। जो लुई 16वां था उसकी शादी यानी कि उसका विवाह ऑस्ट्रिया के जो राजकुमारी थी उनका साथ इनका शादी हुआ था, जिनका नाम था मैरी एंतोइनेट, है ना। आगे देखिए उसके बाद से क्या था कि जो अमेरिका था, मगर एक बात ये भी सुन लीजिए उससे पहले, ये वाला पॉइंट समझने से पहले, जब अमेरिका अभी गुलाम था किसका, तो ब्रिटेन का यानी कि अंग्रेजों का। जब अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय ना जो ये क्या कहते हैं फ्रांस के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। जिस समय अमेरिका गुलाम था उसी समय, और जब फ्रांस ऋण में था यानी कर्जे में था तो क्या किया ना कि वो दूसरे देश से कर्जा लिया, जितने भी उसके पड़ोसी देश है उन सबसे कर्जा लिया और अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए वो अपने सैनिकों को फिर से अमेरिका को अनेक प्रकार की सुविधाएं दिया, जिससे अमेरिका आज़ाद हो सके। इससे क्या हुआ कि जो फ्रांस के ऊपर पहले से जो कर्जा था, है ना, फ्रांस की जो मुद्रा थी यहाँ पे शायद उस समय जो फ्रांस की मुद्रा थी उसका नाम था लिब्रे, ये भी याद रखिएगा, लिब्रे, है ना। और जो लिब्रे था वो पहले 2 था, है ना, 2 लिब्रे था, बाद में चल करके ये बढ़ करके 10 लिब्रे हो गया उसका कर्जा, है ना। 10,000 लिब्रे तक शायद गया था उनका जो कर्जा था। और वो जो कर्जा था वो इतना ज़्यादा हो गया कि लुई 16वां अपने लोगों को देने में असमर्थ हो गया, है ना। वो बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था। कर्जा लेने के फलस्वरूप क्या हुआ कि जिन लोगों से ये कर्जा लिया था अब उन लोगों का कहना था कि जितने टैक्स यानी कि ब्याज पे पहले दिए थे उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा ब्याज अब हम लोगों को चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो लुई 16वां था वो और परेशान हो गया, जिससे जनता के ऊपर और ज़्यादा कर बोझ दिया। अब इससे जनता परेशान हो गई, जिससे लुई 16वां के खिलाफ अनेक प्रकार के विद्रोह करना शुरू कर दी थी। चलिए देखिए तो उसमें क्या हुआ ना कि जब यहाँ पे फ्रांस की जो मुद्रा लिब्रे थी, ये दूसरे देश से अमेरिका को 13 उपनिवेशों को फ्रांस और स्पेन ने 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से आज़ाद कराया था। कौन कौन कराए थे, ये वाला बात याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है। फ्रांस और स्पेन, ये जो 2 देश थे, ये ब्रिटेन से 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को इंग्लैंड से आज़ाद कराए थे अमेरिका को, है ना। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, है ना। यानी कि 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को
अमेरिका को कौन कौन, तो फ्रांस और स्पेन, ये दोनों मिलकर के आजाद कराए थे। कितने क्षेत्र को, 13 उपनिवेशों को, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि उपनिवेश मतलब क्या होता है, अस्थायी निवास, यानी कि कोई ऐसा स्थान जहां पे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या दूसरे देश द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उस व्यक्ति द्वारा उस स्थान को उपनिवेश कहा जाता है। जैसे कि भारत पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था, तो उन लोगों के द्वारा भारत के ऊपर कब्जा था, तो भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश कहा जाता है। सेम टू सेम उसी प्रकार ये जो 13 उपनिवेश थे, ये इंग्लैंड का उपनिवेश था, और यह किस देश में पड़ता था, अमेरिका में। अगला पॉइंट देखिए, उस समय जो फ्रांसीसी सभ्यता थी, यानी कि जो फ्रांस की समाज थे, ठीक है, सभ्यता या इसमें समाज भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ का फ्रांसीसी सभ्यता या समाज 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भाग कहने का मतलब कौन कौन सा, तो आप लोग शायद किताब उताब पढ़े होंगे तो बढ़िया है, और नहीं तो आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अपने साथ किताब उताब लेकर बैठा करें, और किताब नहीं है तभी कोई बात नहीं है, आप लोग इसको सीरियल वाइज एकदम नोट बनाते चलिएगा। ये क्या है ना कि आप लोगों के पहले पाठ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिससे आप लोगों का क्या होगा, ये पाठ भी पढ़ लेंगे और आप लोगों का एक बेहतर नोट्स भी तैयार हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या था ना कि जो फ्रांस की जो सभ्यता थी या समाज थे, ये 3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा, एक था प्रथम स्टेट, ठीक है, प्रथम स्टेट, यानी कि प्रथम स्टेट को पादरी वर्ग कहा जाता था। अगले अभी मतलब कि ये वाला आप लोग नोट कर लीजिए, अगले क्षेत्र में बता रहे हैं। जैसे कि दूसरा था द्वितीय स्टेट, इसमें क्या थे, कुलीन वर्ग के लोग आते थे। तीसरा था तृतीय स्टेट में क्या आते थे, बड़े व्यापारी, कर्मचारी, वकील, उसके बाद किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, उसके बाद से नौकर आदि, इतने प्रकार के, इसमें डॉक्टर वकील सब आते थे, ठीक है, इसमें आते थे तृतीय स्टेट में। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस जो पाठ है आप लोग पहला, इसको क्या कीजिए कि सीरियल वाइज से नोट करते चलिए, है ना। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, या अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला जो स्लाइड है आप लोग इसको भी वैसे ही नोट कीजिए जैसे पहला आप लोगों ने नोट किया था। देखिए इसमें क्या है ना कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो आगे ऐसे ही घटनाएं चलती रही, और उसमें अनेक प्रकार की घटनाएं होती रही। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांसीसी जो समाज था उस समय, उसमें क्या थी कि 90% किसान थे, वहाँ पे 10% अमीर लोग थे, बाकी जो 90% लोग थे वो किसान थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, यानी कि प्रथम श्रेणी के और द्वितीय श्रेणी के, यानी कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, याद रखिएगा, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो पूरा फ्रांस की 60% जो भूमि था उस पे सिर्फ अमीरों का ही अधिकार था, और वो अमीर कुलीन वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, या पादरी वर्ग का हो, या तृतीय स्टेट का हो, उससे कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस वो धनी होना चाहिए। जितने भी अमीर थे 3 वर्ग में थे, ऐसा नहीं है कि केवल एक में अमीर था, एक में तो राजा महाराजा आते थे, उसके बाद जो सेकंड था उसमें जो राजा महाराजा के जो सेवा करने वाले थे, जो अमीर व्यक्ति थे वो दूसरे में आते थे, और तीसरे में क्या थे, खेती करने वाले मजदूर। मगर खेती करने वालों में भी कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो बहुत ज्यादा धनी और अमीर थे, और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, जैसे कि आप लोगों को पीछे बताए थे, ठीक है। देखिए उसके बाद से क्या था कि जो अधिकार कर लिया था, जितने भी जमीन थे उस पे 60% तक था, बाकी उसमें बहुते लोग थे, किसान खेती करने वाले, जिनके पास खेती भी नहीं था, मजदूरी करने वाले, दिहाड़ी करने वाले जो मजदूर थे, उन सबकी भी स्थिति बहुत खराब थी, ठीक है। देखिए उसके बाद से कह रहा है कि लिब्रे, ये वाला देखिए, ये जो आप लोगों को जो खास करके विशेष कलर में आप लोगों को ये जो दर्शाए हैं, ठीक है, ये वाला खास करके इसको आप लोग कहीं अलग नोट करते चलिएगा उसी पेज में, ठीक है। खास करके देखिए पहला जो पॉइंट है लिब्रे, आप लोगों को बताया था कि फ्रांस की मुद्रा उस समय लिब्रे थी, जो पहले 2 अरब थी, बाद में जब अमेरिका हो गया ना, जब अमेरिका को आज़ाद कराया गया तो 2 अरब लिब्रे से बढ़ करके शायद 13 की 12 लिब्रे हो गया था, वो कर्जा के रूप में, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे लिब्रे यानी कि फ्रांस की मुद्रा, जिसे सन 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, यानी कि पहले जो मुद्राएं थी फ्रांस की वो लिब्रा थी, जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। फिर अगला स्टेट, पिछले में बताए थे कि स्टेट, देखिए स्टेट का अर्थ क्या होता है, कह रहा है कि क्रांति या पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाले श्रेणी। कहने का मतलब क्या है, जो राजा के दरबार में रह करके, देखिए इसमें स्टेट कह रहा है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्रांति से पूर्व फ्रांस की समाज के सत्ता मतलब कि राजा, ठीक है, और सामाजिक यानी कि जनता के
जितने भी हैसियत को अभिव्यक्ति यानी कि उनके बारे में बताने वाला या जिक्र करने वाला व्यक्ति को ही क्या कहा गया, इसमें स्टेट कहा गया। और ये स्टेट कितने थे, 3 स्टेट थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ये क्या करता था, लोगों की या जनता के जो हैसियत होता था ना उसको बताने का प्रयास करता था ये स्टेट। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। फिर तीसरा पादरी वर्ग, है ना। तो जो पादरी वर्ग था इसमें क्या था, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को, समूह को पादरी वर्ग कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो थे पादरी वर्ग, ये लोग चर्च के केवल कार्य संभालते थे, चर्च का कार्य, जैसे कि चर्च में पूजा करना, उसके साफ सफाई करना, उसके प्रांगण, उसके मरम्मत कराना, ये सब चर्च वालों के ऊपर था, यानी कि पादरी वर्ग का। ठीक है, ये वाले थे पादरी वर्ग। फिर उसके बाद से अब आता है टाइद। ये देखिए ये कर थे, वहां पे फ्रांस में 2 प्रकार के कर लगता था, एक होता था प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, है ना। तो इसमें भी पहला बिंदु था टाइद। देखिए इसमें ज्यादा का अंतर नहीं है, इसमें टाइद था और इसमें टाइल था। तो ये जो टाइल है ये अप्रत्यक्ष कर है और जो टाइद था ये प्रत्यक्ष कर था, है ना। देखिए कह रहा है कि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, चर्च द्वारा, किसके द्वारा, तो जो पादरी वर्ग थे इनके द्वारा जो कर वसूला जाता था, जो टैक्स वसूला जाता था उसे ही टाइद कहा गया था, है ना। तो देखिए चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि के 10वें हिस्से के बराबर होता था। किसके बराबर, कृषि के 10वें मतलब 1/10। ठीक है, 1/10 हिस्से के बराबर होता था। इसमें क्या होते थे, जो उत्पादन होता था ना उसका 1/10वां भाग किसको देना होता था, चर्च को। ठीक है, ये वाला हो गया टाइद, टाइद। अब देखिए अगला है टाइल। टाइल कहने का मतलब कि सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, सीधे राज्य को। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे राज्य जो होता है उसमें हम लोग जीएसटी नामक कर देते हैं। तो क्या हम लोग प्रत्यक्ष देते हैं कि अप्रत्यक्ष देते हैं, बोलिए, अप्रत्यक्ष देते हैं। कारण क्या है, हम लोग किसी प्रकार के वस्तु खरीदते हैं तो हम लोग वस्तु जब खरीदते हैं तो हम लोगों का टैक्स उसी में ऐड होता है। जो कलम 10 रुपया का है उसे हम लोग 10 रुपया ही देते हैं, उसके लिए अलग से कोनो टैक्स नहीं जोड़ा जाता है। मगर हम लोग जो 10 रुपया देते हैं ना वो उसी में टैक्स सब मिला करके काट लिया जाता है ना। तो इसमें ये इसी प्रकार का था ये वाला। तो कह रहा है कि सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, और यह एक प्रकार का क्या था, अप्रत्यक्ष कर था। और इसके बाद ये वाला टाइड, टाइद याद रखिएगा, टाइद प्रत्यक्ष था और टाइल अप्रत्यक्ष कर था। टाइद चर्च में रहने वाले पादरियों द्वारा वसूल किया जाता था, क्योंकि ये जो टाइल था ये राज्य द्वारा वसूला जाता था, है ना, राजाओं के द्वारा, प्रशासनों के द्वारा ये वसूला जाता था। अब देखिए तो इतना सब था। और आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि जो उसमें कुछ जो भाग हैं आप लोग उसको एक बार पढ़िएगा, किताब जो भी आप लोगों के पास उसको पढ़ते रहिए। अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर इसके मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। ये आप लोगों के लिए एक शार्ट यानी कि एक छोटा सा नोट्स के तरफ ये तैयार किया जा रहा है। अगर आप लोग इसको तैयार करेंगे तो आप लोगों को पूरा किताब पढ़ने के झंझटे खत्म हो जाएगा, है ना। उस पाठ का पूर्ण रूप से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं को सिर्फ हमने इसमें क्या किया, इंक्लूड किया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो इतना सा पॉइंट था आप लोग, हमको जहां तक उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए ये वाला। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट मिलेगा जीने का संघर्ष, है ना। तो जो जीने का संघर्ष था कहाँ के लोगों को, फ्रांस के लोगों का, है ना। जो फ्रांस के लोग थे उनके जीने का संघर्ष के बारे में इसमें चर्चा की गई या बातचीत की गई। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि जब फ्रांस जब उस समय राजतंत्र चल रहा था तो उस समय सन 1715 ईस्वी में फ्रांस में लगभग में 2.3 करोड़ जनता थी। जो फ्रांस की जनसंख्या थी 2.3 करोड़ थी। मगर क्या हुआ कि सन 1789 ईस्वी में बढ़ करके कितना हो गई, 2.8 करोड़। देख रहे हैं 0.5 क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। 0.5 करोड़ जनता में वृद्धि हुई है। इससे क्या हुआ कि जो जीने का जो संघर्ष था ना वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। कैसे बिगड़ा, जैसे कि इसमें जनसंख्या की वृद्धि हुई, जो खेत करने वाले मजदूर थे, लोग थे, उनकी संख्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गई और रहने के लिए जमीन की संख्या धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। इससे क्या हुआ कि अनेक प्रकार के विवाद होना शुरू हो गया और इससे फ्रांस के जो जनता थी उनके ऊपर थोड़ा संघर्ष करना बहुत मतलब कि संघर्ष की समय आ गया था, या संघर्ष करने के लिए वो लोग अब अनेक प्रकार के समस्याओं से जूझना शुरू हो गए थे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि आप हमको उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा या कमेंट माध्यम से हमारे यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए कि आप लोग ये पॉइंट या आप ये पॉइंट को फिर से समझाने का प्रयास करें। हम आपको फिर से उस पॉइंट को समझा देंगे,
है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमको जहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग खास करके ये जो पॉइंट लिखवा रहे हैं या जो नोट करा रहे हैं, आप लोग इसको हमारे साथ नोट करते चलिए, ताकि आपको एक बढ़िया नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आप लोग पढ़ भी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। देखिए जाने से पहले आप लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा आप लोगों के यहाँ तक पहुँच जाएगा और आप लोग किसी प्रकार के वीडियो से वंचित नहीं रह पाएंगे, है ना। तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही। जय हिंद।